देखिए, ये जजमेंट ना अभी 30 तारीख को ही आई है, 30 जनवरी 2025 को, 30th जनवरी 2025। नाम है जजमेंट का एन उषा रानी वर्सेस मोदुदुला श्रीनिवास। इसमें हुआ क्या था कि हस्बैंड और वाइफ थे एक, वो अमेरिका से आए अलग रहने लगे। और एक उन्होंने ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखवा लिया, मतलब एक सेटलमेंट कि भाई हम इस शादी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, मतलब हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, अब शादी ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए इन्होंने कोई डाइवोर्स नहीं लिया कोर्ट से। तो देखो, डाइवोर्स दो तरीके के होते हैं, एक कंटेस्टेड डाइवोर्स, एक म्यूचुअल डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स जिसमें कि 6 महीने का वक्त होता है और आपसी रजामंदी से डाइवोर्स हो जाता है। और जो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है वो एक नॉर्मल केस की तरह चलता है, उसमें कई साल भी लग जाते हैं। तो इन्होंने दोनों में से कोई भी डाइवोर्स नहीं लिया और खुद से एक सेटलमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर लिखवा ली कि हम साथ नहीं रहना चाहते। तो अब देखियो क्या क्या हुआ कि जो वाइफ हैं, ऐसा करके ना, अब उनकी जान पहचान कोई पड़ोस में रहने वालों से हुई। तो ओ, वो उन्होंने उनके साथ में शादी कर ली। तो जो वो शादी हुई वो 27 नवंबर 2005 को हुई। अब क्या हुआ कि उम, अब इनके बीच में कुछ ना कुछ अनबन हुई, मतलब सेकंड मैरिज में, वाइफ़ की और जो वो नेबर थी, वो वाइफ़ और जो वो नेबर था, तो उनके बीच में जो अनबन हुई होगी। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने ना इस शादी को ख़त्म करने के लिए कोर्ट का सहारा लिया। फैमिली कोर्ट ने क्या किया, इस शादी को ख़त्म कर दिया, डिक्री दे दी, जजमेंट दे दी, डिक्री दे दी 1 फरवरी 2006 को। और दोनों की मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। तो अब पहली मैरिज में डाइवोर्स लिया नहीं, दूसरी मैरिज नल एंड वॉइड हो गई, ख़त्म हो गई कोर्ट से। अब जो ये मैरिज ख़त्म हुई है ना दूसरी, इसी इंसान के साथ में वाइफ ने, जो ये नेबर था, दोबारा से शादी कर ली। अब क्या हुआ कि भाई दोबारा शादी हुई, तो रजिस्टर भी हुई वो मैरिज और सर्टिफिकेट भी मिला उस मैरिज का, और उनकी बेटी भी हुई। अब फिर से कुछ ना कुछ अनबन हुई। तो जो वाइफ है, उन्होंने इनके सेकंड हस्बैंड के अगेंस्ट में क्या किया, एक कंप्लेंट डाली इन लाइक डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आईपीसी एंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, कि दहेज मांगने के लिए और मानसिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा और मारने की धमकी देना, मतलब इन सेक्शंस में। सो अब क्या हुआ कि आगे, अब ना ये जो ये है वाइफ है, इन्होंने इसके अलावा ना जो ये कंप्लेंट डाली डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और इंडियन पिनल कोड में, इसके अलावा इन्होंने एक मेंटेनेंस की पिटिशन भी डाली 125 सीआरपीसी फैमिली कोर्ट में। तो फैमिली कोर्ट ने क्या किया, 3,500 रुपये हर महीने इनके लिए बांध दिए, जो ये वाइफ है, और इनकी जो बेटी हुई थी उनके लिए 5,000 रुपये पर मंथ बांध दिए। तो रिस्पोंडेंट ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया, मेंटेनेंस के, जो मेंटेनेंस पिटिशन इन्होंने ग्रांट की है, इसको चैलेंज किया इन्होंने, हस्बैंड ने, सेकंड हस्बैंड ने, कि भाई तो अब हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जो बेटी को दिए गए हैं ना 5,000 रुपये पर मंथ, वो तो ठीक है, लेकिन जो ये 3,500 रुपये पर मंथ वाइफ को देने के लिए बोला है फैमिली कोर्ट ने, वो गलत है। तो उन्होंने क्या किया, आ, उन्होंने कहा कि भाई कि ये इसलिए गलत है वाइफ को देना, क्योंकि ये इनकी पहले वाली मैरिज से तो डाइवोर्स हुआ नहीं। तो जब पहले वाली मैरिज से डाइवोर्स ही नहीं हुआ और दूसरी मैरिज कर ली, तो दूसरी मैरिज तो वैलिड है नहीं, तो ना ये इनकी वाइफ है फिर, तो इनको मेंटेनेंस देना नहीं बनता। तो क्योंकि इन्होंने, देखो, हमने डिस्कस किया कि पहले वाले हस्बैंड से डाइवोर्स नहीं लिया था, सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे सेटलमेंट कर ली थी। तो अब देखिए क्या हुआ, जो इनके वकील थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई,
इनको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। अब देखते हैं कि आगे कोर्ट ने क्या किया है। इशू हुआ कि भाई 125 सीआरपीसी में अगर सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगी जाए तो क्या वो देनी चाहिए। ऐसे केस में जब पहले वाली मैरिज से एक लीगल डाइवोर्स नहीं लिया गया, लीगली शादी को ख़त्म नहीं किया गया, तब भी क्या एक वाइफ सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है, खर्चा मांग सकती है। ये इश्यू था जजमेंट में, इसमें केस में। तो देखते हैं फैमिली कोर्ट ने हाई कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट ने तो यही कह दिया था कि भाई कि इनके अगेंस्ट में वाइफ को नहीं मिलेगा, सिर्फ बच्ची को मिलेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई उन्होंने देखा कि भाई फैमिली कोर्ट ने ये देखा था कि भाई जो एप्लेंट नंबर 1 है उनकी रिस्पोंडेंट से शादी हुई थी, मतलब सेकंड हस्बैंड से, और ये कोई डिस्प्यूट में नहीं था कि भाई ऐसा नहीं हुआ, शादी हुई है, ये इसके लिए किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन जो ये रिस्पोंडेंट है सेकंड हस्बैंड, ये चाहते हैं कि भाई मेंटेनेंस का जो राइट है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो मैरिज है एप्लेंट नंबर 1 से इनकी सेकंड हस्बैंड से, ये तो वॉइड है, ये तो ज़ीरो है, क्योंकि पहले वाली मैरिज से डाइवोर्स किया नहीं, दूसरी शादी कर रहे हो तो दूसरी शादी तो मानी नहीं जाएगी, उसकी कोई मान्यता ही नहीं है जब तक कि पहले वाले मैरिज से डाइवोर्स नहीं लिया। तो अब देखिए दोनों ही बातों को ना कोर्ट ने कंसिडर किया। अब देखो कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा तो है नहीं कि जो ये पत्नी है इन्होंने कोई इस बात को छुपाया था कि इनकी पहले मैरिज नहीं हुई, ऐसा तो था नहीं, इन्होंने इनको बता के रखा कि भाई ये पहले मैरिज हो रखी है। इवन फैमिली कोर्ट ने भी ये देखा कि भाई जो ये सेकंड हस्बैंड था रिस्पोंडेंट, ये फुली अवेयर था, इसको पूरा पता था कि भाई पहले शादी हो रखी है उनकी पत्नी की। तो फिर भी जो रिस्पोंडेंट है वो जानबूझकर उनके साथ उन्होंने शादी करी पत्नी के साथ में, वो भी एक बार नहीं, दो दो बार। आपको याद होगा कि एक बार तो उन्होंने नल एंड वॉइड करवा लिया था शादी को, उसके बाद दोबारा शादी करी थी फिर सेकंड हस्बैंड से। सो दूसरी बात कि जो MOU था ना सेपरेशन का, जिसमें सेटलमेंट करी थी वाइफ ने पहले हस्बैंड के साथ में, तो वो भी इन्होंने कोर्ट में लगाया था पहले वाले हस्बैंड के साथ में, जो सेपरेशन के लिए इन्होंने सेटलमेंट करी थी। तो कोर्ट ने देखा कि भाई ये कोई जो सेटलमेंट है पहले वाले हस्बैंड से, ये डाइवोर्स तो नहीं है, और लेकिन इससे ये पता लगता है कि भाई जो वाइफ है और पहले वाला हस्बैंड है, उन्होंने अपने सारे रिश्ते ना ख़त्म कर लिए और दोनों अलग अलग रह रहे हैं। और जो वाइफ है वो ना तो उनसे कोई मेंटेनेंस भी नहीं मांग रही पहले वाले हस्बैंड से। तो एक तरीके से जो वाइफ हैं वो सेपरेट हैं अपने हस्बैंड से, और किसी तरीके का कोई उन पे ना कोई हक नहीं जमा रही हैं, कोई राइट नहीं डिराइव कर रही हैं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई कि जो सोशल जस्टिस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए अंडर सेक्शन 125 CRPC। तो उन्होंने कहा कि ये देखा जाना चाहिए कि भाई अगर हम ओवरऑल देखें कि ऐसे सिचुएशन में जब पत्नी ने पहले से बता के रखा हुआ है उनको कि भाई कि हाँ मेरी पहले शादी हुई है, ठीक है, डाइवोर्स नहीं हुआ, एक MOU हुआ, लेकिन उनको पता था कि भाई हाँ इनकी पहले शादी रखी है, फिर वो उनके साथ में शादी में आए, तो ऐसे सिचुएशन में इनको मेंटेनेंस तो डिनाई नहीं करनी चाहिए। एप्लेंट नंबर 1 को, पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना नहीं करना चाहिए। तो कहते कि देखो अगर हम देखें तो होगा क्या कि यही होगा कि भाई अगर सपोज़ हम ऐसा नहीं करते, अगर हम मेंटेनेंस देने से मना कर दें वाइफ को, तो उससे क्या होगा आगे समाज में, ये होगा कि भाई
जो रिस्पोंडेंट है, जैसे रिस्पोंडेंट उसको पता है कि भाई इसकी पहले शादी हो रखी है, फिर वो उसके साथ शादी में आ रहा है, तो वो मैरिज के प्रिविलेजेस तो उठा रहा है, मैरिज के प्रिविलेजेस तो एंजॉय कर रहा है वो, लेकिन जो मैरिज की ड्यूटीज़ हैं वो निभाने से वो पीछे हट रहा है। इस तरीके से तो सभी ऐसे करेंगे कि वो मैरिज में तो आ जाएंगे, लेकिन मैरिज की जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो नहीं उठाएंगे। तो सिर्फ आप एक मतलब पॉजिटिव साइड में तो आप अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आए वहाँ से आप पीछे हट जाओ। तो और इसका जो कोर्ट ओपिनियन दे रही है, उसका नुकसान क्या हो सकता है, कोर्ट ने वो भी देखा कि भाई अगर इस वाले हस्बैंड से सपोज मेंटेनेंस दिलवा रहे हैं, तो दूसरे वाले पहले वाले हस्बैंड से भी मेंटेनेंस ले सकती है, मतलब दो दो तरीके के मेंटेनेंस ले सकती हैं वाइफ। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है कि डुअल मेंटेनेंस नहीं ले रही हैं, सिर्फ दूसरे हस्बैंड से ही ले रही हैं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई जो 125 सीआरपीसी में ना, कोई ये वाइफ का ना ये मानिए, जो ये राइट है ना, ये कोई बेनिफिट नहीं है जो कि वाइफ लेती है, ये बेनिफिट नहीं है, बल्कि ये एक लीगल और मॉरल ड्यूटी है हस्बैंड की, मेंटेनेंस देना। तो कोर्ट ने यही कहा कि अपील अलाउ करी, जो फैमिली कोर्ट ने पहले कहा था ना शुरुआत में, कि भाई दोनों को, अपीलेंट नंबर 1 को और अपीलेंट नंबर 2 को, माँ को और बेटी को, दोनों को मेंटेनेंस उन्होंने ग्रांट करी थी, जो कि हाई कोर्ट ने सिर्फ बेटी की रहने दी थी कि भाई बेटी को दो, लेकिन माँ की बंद कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन था वो सही था, जो कि दोनों को ही मेंटेनेंस ग्रांट करी थी, माँ और बेटी को। तो हाई कोर्ट के फैसले को इन्होंने ओवररूल किया, उसको पलट दिया, और कहा कि जो फैमिली कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो सही था, माँ और बेटी दोनों को मेंटेनेंस देना। सो प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो इस केस में, और कुछ आप और इससे रिलेटेड कुछ समझना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।